हेलो जी प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर या कैपेसिटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कैपेसिटर से रिलेटेड जो पिछले वीडियोस हैं उसमें अपन ने कैपेसिटर से रिलेटेड जो भी थ्योरीज और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। तो इस वीडियो में अपन कैपेसिटेंस और कैपेसिटर की केवल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि मान लो कैपेसिटर्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा प्रॉब्लम को। ये इस तरह से कैपेसिटर्स अपन ने कनेक्ट किए, ये इस तरह से, ठीक है, और आगे ये कैपेसिटर। अब मान लो ये जो चेन है, ये चेन इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट है ए और बी, और मान लो सारी कैपेसिटेंस सी है। अब क्वेश्चन ये कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। ये मतलब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, और इनफाइनाइट तक ये चेन जा रही है। ठीक है, तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। देखो बेटा, इसमें इस तरीके से फ्रेम बने हुए हैं, मतलब जैसे मैं कहूँ कि ये दो कैपेसिटर मिलकर के ये एक फ्रेम बना हुआ है, ऐसा ही ये वाला फ्रेम बना हुआ है, इसी तरीके का फ्रेम ये बना हुआ है, इसी तरीके का फ्रेम ये बना हुआ है। इन्हीं फ्रेम्स का आगे से आगे रिपीटेशन हो रहा है और इनफाइनाइट तक ऐसे फ्रेम्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट फ्रेम्स का मतलब क्या हुआ? किसी भी क्वांटिटी के लिए अगर इनफाइनाइट की अगर अपन बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें एक अगर अपन ऐड कर दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक अगर उसमें से हटा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। तो सोचो अगर मैं इस पहले फ्रेम को यहां से डिस्कनेक्ट कर दूं, इस जगह से ये डिस्कनेक्ट करके मैंने पहले वाले फ्रेम को अलग कर दिया, और ये दो नए पॉइंट्स ले लिए मैंने, ए डैश और बी डैश। अब एक बार के लिए सोचो अगर मैं क्वेश्चन को ए डैश बी डैश से स्टार्ट करूं तो मतलब पहले फ्रेम को मैंने हटा दिया, ए डैश बी डैश लेकर के फिर ये कैपेसिटर में इस तरीके से लगाऊं और इनफाइनाइट तक इस सीरीज को लेकर के जाऊं, तो पहले तो मुझे बताओ कि क्वेश्चन में कोई चेंज हुआ क्या? आई थिंक क्वेश्चन में तो कोई चेंज है ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट फ्रेम है, एक फ्रेम हट गया तो क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं ए डैश और बी डैश के बीच में, यहां से बात को बहुत अच्छी तरह समझना कि ए डैश और बी डैश के बीच में अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मान लो एक्स कह दूं, ए डैश और बी डैश के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैंने एक्स कह दिया, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ये फ्रेम्स, जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इनफाइनाइट तक, उन सबको हटा करके मैं ए डैश और बी डैश के बीच में एक कैपेसिटर लगा दूंगा जिसका कैपेसिटेंस एक्स हो जाएगा। यही बात तो हुई। तो मैंने ये ए डैश और बी डैश के बीच में एक ही कैपेसिटर लगा दिया जिसका कैपेसिटेंस एक्स हो गया। अब मेरे मन में आया कि यार जो पहले फ्रेम हटाया था ना उसको वापस से चिपका देते हैं। सोचो अगर मैं उस फ्रेम को यहां वापस से चिपका दूं, ठीक है, इस तरह से कि ये हमारा फ्रेम था, ये वाला, तो इस फ्रेम को मैंने यहां चिपका दिया वापस से, तो ये पॉइंट ए और बी। आप सोच के बताना, ए डैश और बी डैश के बीच में अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को एक्स बोल रहा हूं तो ए और बी के बीच में भी तो एक्स ही रहेगा, क्योंकि जब एक फ्रेम को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो उस फ्रेम को वापस लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ए डैश और बी डैश के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को एक्स मान चुका हूं तो इसका मतलब ए और बी के बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स ही रहेगा। अब ये हमने बोला सी, ये हमने बोला सी, ए और बी के बीच में फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स। ठीक है, अब ये जो तीन कैपेसिटर हमारे सामने, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो और उसको एक्स के इक्वल कर दो। बोलो बात सही है? तो हम देख रहे हैं कि ये वाला सी और एक्स, ये दोनों पैरेलल में, तो अपन बोलेंगे एक्स प्लस सी, और उसके सीरीज में आएगा ये वाला कैपेसिटर, तो एक्स प्लस सी इंटू में सी और अपॉन में एक्स प्लस सी प्लस में सी, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। बात समझ में आ रही है? इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2cx, और क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस का सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये एक्स का अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू माइनस का सी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया सी स्क्वायर, और माइनस का 4ac तो प्लस में 4c स्क्वायर,
अपॉन में 2a, a का मतलब हो गया 1, धनाचार्य जी अप्लाई कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू माइनस का c प्लस माइनस 5c² का रूट लेंगे तो c√5 आ जाएगा और अपॉन में ये 2 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू c को हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया √5 माइनस 1 और अपॉन में 2, ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपने प्लस वाला साइन लिया है, माइनस वाला साइन क्यों नहीं लिया? अगर माइनस वाला साइन लेते तो x की वैल्यू नेगेटिव आती। x की वैल्यू कैसी आती? नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हमने प्लस वाला साइन लिया। तो ऐसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हमने कैलकुलेट किया। एक्चुअल में बेटा इसका कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि इस तरह की सिचुएशंस में अपन को क्या करना है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि पहले वाले फ्रेम को हटा करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कुछ मान लो, फिर उसी फ्रेम को वापस चिपका करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को उतना ही मान लो। तो इस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने बन जाएगी, ये वाली सिचुएशन, फिर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात क्लियर हुई 100%? और आगे चलो, अब लेते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, ये पूरा इरेज कर देता हूं मैं। अब एक वैरायटी ये भी बनती है कि मान लो इस तरीके से प्लेट्स हैं एक दूसरे के पैरेलल, ये मान लो 4 प्लेट्स हैं और प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो फिक्स है डी और डी। ठीक है साहब, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट मान लो ये हमने एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर दी, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट ये हमने एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर दी। ठीक है, मान लो पॉइंट ए और बी है, ठीक, और किसी भी प्लेट का एरिया अगर हम लेकर के चले तो ए है। अब हमसे कहते हैं कि इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। तो इस तरीके की सिचुएशंस को कैसे डील करना है उसको समझो। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में अपनी तरफ से एक बैटरी या सेल को कनेक्ट कर लेते हैं, ये हो गए प्लस माइनस। अब यहां से एक पॉजिटिव चार्ज आया, वो चार्ज प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, हमने प्लेट्स को नंबर दे दिए। तो प्लेट नंबर 1 पर ये पॉजिटिव चार्ज पहुंचा, ये पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया। ठीक है, प्लेट नंबर 3 पर भी ये पॉजिटिव चार्ज पहुंचा। अब या तो हम इंडक्शन की वजह से 2 और 4 पर चार्ज नेगेटिव बोल दें, या फिर हम कहते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से, यहां से नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज आया तो प्लेट नंबर 2 पर नेगेटिव चार्ज आ गया और प्लेट नंबर 4 पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पहले हम ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार समझेंगे, कौन सी प्लेट पर पॉजिटिव और कौन सी प्लेट पर नेगेटिव। अब हम कह सकते हैं कि 1 और 2 मिलकर के एक कैपेसिटर बना रही है, ये दोनों प्लेट्स मिलकर के एक कैपेसिटर बना रही है 1 2। अच्छा, दोनों प्लेट एक जैसे तो 2 1 भी माना जा सकता है। 2 और 3 मिलकर के फिर एक कैपेसिटर बना रही है, उसको हमने कहते हैं 2 3, ये 3 2। 3 और 4 मिलकर के भी एक कैपेसिटर बना रहे हैं, वो 3 4 या 4 3। बोलो क्लियर है बात? अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर कनेक्ट करना। तो पहले ये वाला कैपेसिटर कनेक्ट कर लेते हैं अपन, ए और बी के बीच में ये कैपेसिटर। अच्छा, कनेक्ट करते टाइम में ये जो कहानी हमको क्वेश्चन में दी है इसका ध्यान रखना कि कौन सी प्लेट कहां पर कनेक्ट है। मान लो मैं कैपेसिटर 1 और 2 लूं, तो चेक करो 1 ए से कनेक्ट है, प्लेट नंबर 1 ए से कनेक्ट है और प्लेट नंबर 2 बी से कनेक्ट है, सही बात है। अब जो दूसरा कैपेसिटर है, ध्यान से देखना, अगर दूसरे कैपेसिटर को मान लो मैं यहां पर सीरीज में एक बार लगा करके देखूं, हिट एंड ट्रायल है ये, तो दूसरा कैपेसिटर मैंने यहां पर लगाया 2 3, अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा तो 3 बी से कनेक्ट है, यहां पर तो 3 ए से कनेक्ट है। आपने कहा सर 2 3 की जगह 3 2 कर लो, 2 बी से कनेक्ट है, 2 बी से कनेक्ट है, अब सही है। लेकिन 2 और 3 यहां देखो आपस में कनेक्ट है, 2 और 3 तो आपस में कनेक्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमारा ये जो कैपेसिटर है यहां सीरीज में नहीं लग सकता किसी भी तरह से। तो फिर सीरीज के बाद में क्या ऑप्शन बनता है, पैरेलल का। तो पैरेलल में ट्राई कर लेंगे भाई, पैरेलल में ट्राई कर लेते हैं, हमने पैरेलल में लगा लिया। अब पैरेलल में 2 3 सोचो, 3 2 सोचो, कौन सा सही रहेगा? 2 ए से ये वाला नहीं लेंगे अपन, 3 ए से कनेक्ट और 2 बी से कनेक्ट, ये सही है, बोलो ये सही है। ऐसे ही तीसरा कैपेसिटर भी सीरीज में नहीं लगेगा, ट्राई करके देखेंगे तो यहां वो पैरेलल में लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा?
4 बी से कनेक्ट है और 3 ए से कनेक्ट है। तो ये 3 कैपेसिटर हो गए हमारे पैरेलल में। अच्छा, एक का कैपेसिटेंस कितना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, 3 पैरेलल में तो 3 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके की सिचुएशन में सी इक्विवेलेंट को लिखने के लिए अपने पास में एक बहुत बेसिक तरीका है। क्या सिचुएशन क्या है पहले तो वो समझो। ऑल्टरनेट सीक्वेंस में अगर प्लेट्स को कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट किया है 1 3 5 7 2 4 6 8, ये ऑल्टरनेट सीक्वेंस में अगर एक कॉमन पॉइंट पर है, या हम ऐसा बोले कि ओड नंबर की सारी प्लेट्स एक पॉइंट पर और इवन नंबर की सारी प्लेट्स एक दूसरे पॉइंट पर, तो सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू n-1 इंटू सी, वेयर n इज नंबर ऑफ प्लेट्स। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में चेक करके देख लेंगे, 4 प्लेट है, 4 प्लेट है तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो n-1 करना है, n इज नंबर ऑफ प्लेट और c क्या है, किसी भी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। ठीक, अब इसी कैटेगरी में एक क्वेश्चन और जहां पर जनरली गड़बड़ हो जाती है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो देख लेना ध्यान से। वो हमने क्या किया, वो इस तरह से कहानी कर दी हमने, ये कनेक्शन किया, ये कनेक्शन किया, प्लेट नंबर 1 2 3 4, ठीक है, पी पॉइंट क्यू पॉइंट ए बी जो भी मानना चाहो, प्लेट्स के बीच का गैप है डी, ये प्लेट्स के बीच का गैप हो गया डी और प्लेट का एरिया हो गया ए। ठीक है साहब, अब ये वाला जो क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन, इनमें डिफरेंस तो है ना। अब 1 और 4 पी से कनेक्ट है, 2 और 3 एक पॉइंट पर कनेक्ट है, तो पहले बैटरी को कनेक्ट करके कंफर्म कर लो कैपेसिटर कितने बनेंगे। ये प्लस माइनस, यहां से पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पर पॉजिटिव पहुंचा और 4 पर पॉजिटिव पहुंचा, 2 पर कैसा नेगेटिव, 3 पर कैसा नेगेटिव। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि ये दोनों मिलकर के 2 3 या 3 2 नाम का कैपेसिटर नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कैपेसिटर कौन कौन सा बना, 1 2, 1 और 2 ने मिलकर के बनाया, 3 और 4 ने मिलकर के बनाया। तो अब हमारे पास में 2 कैपेसिटर है, 1 2 जिसको 2 1 भी लिख सकते हैं, और दूसरा है 3 4 जिसको 4 3 भी लिख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कहे वैसे कनेक्ट कर लो। पहले को कनेक्ट करो भाई, पहले को कनेक्ट करो, तो क्या ये 1 2 हो गया, देख लो 1 पी से और 2 क्यू से, हाँ सही बात है। दूसरा 3 4, 3 क्यू से और 4 पी से, तो हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे उसको, कैसे 4 3, 4 पी से कनेक्ट हो गया 3 क्यू से, बस 2 ही कैपेसिटर है, पैरेलल में आएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के चलना बेटा, मतलब पहले बैटरी को कनेक्ट करके ये देख लेना कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव, उससे अपन को ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा सीरीज कौन सा पहला और कौन कौन से कैपेसिटर बनेंगे। जैसे हमारे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 3 कैपेसिटर बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 3 वाला या 3 2 वाला कैपेसिटर नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों पर चार्ज नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों पर चार्ज नेगेटिव आएगा, इसलिए नहीं बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, और नेक्स्ट वैरायटी पर चलते हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखो। जैसे हमने कहा कि सब कैपेसिटर है, उसमें हमने ये 2 डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ठीक है, मान लो ये तो हमारा डी है, ठीक है, ये d/2, इनकी थिकनेस d/2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k और k/2 मान लिया, ठीक है। ये ऐसे हमने अर्थिंग कर दी। हमसे कहा साहब इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, तो हमारे पास में इस तरह की सिचुएशन के लिए एक्सप्रेशन है ना, याद करो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 और प्लस में T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, यही था ना। और n हो तो n तक लिखेंगे, यहाँ 2 हैं इसलिए हमने T1 और T2 ही लिखा। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 कितना है d/2, T2 कितना है d/2, प्लस में ये कितना आ गया d/2 और एप्सिलॉन R1 कितना आ गया k, प्लस में T2 कितना आ गया d/2, ये कितना आ गया k/2। बोलो ये बात सही है क्या? ये हो गया कैंसिल, तो C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल, तो d/2k प्लस d/k
सही चल रहा है, इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d अपॉन 2k, मतलब 2a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन 3d। बोलो बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन क्यों सोल्व कराया सर आपने? ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। मैं एक्चुअल में आपको इसका एक दूसरा मेथड भी बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है बेटा कि जितने पोर्शन में एक मीडियम है उतने पोर्शन को एक कैपेसिटर मानो, उसकी कैपेसिटेंस C1। जितने में दूसरा है उसको दूसरा कैपेसिटर मानो, कैपेसिटेंस C2। अब देख लो, क्या ये दोनों कैपेसिटर हम सीरीज में बोल सकते हैं? बोल सकते हैं नहीं? तो C1 और C2 लिख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला एक्सप्रेशन लगा दो। C1 क्या लिखेंगे ध्यान से, अब C1 के लिए अगर बात करें तो पूरे पोर्शन में मीडियम है ना, पूरे पोर्शन में होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। यहां से C1 कितना लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी बाई 2। सही लिखा। C2 क्या लिखेंगे, C2 क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई 2 डी बाई 2, 2 से 2 गया मर, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ठीक, ये दोनों सीरीज में, तो 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। क्या लिखा, डी अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट के प्लस डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। तो डी अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट के अगर मैं कॉमन लूँ तो 1 प्लस 2 आ जाएगा, मतलब ये 3 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3d अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट के। 1 अपॉन सी इक्वल्स टू ये, तो c इक्वल्स टू ये। बात समझ में आई? हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि मान लो इस तरीके की सिचुएशन बने, देखना आप क्वेश्चन, इस तरीके की सिचुएशन बने कि जैसे ये ऊपर वाले पोर्शन में एक मीडियम, नीचे वाले पोर्शन में एक मीडियम, आधा एरिया a/2, ये भी आधा a/2, ये कितना हो गया d, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k/2, और ये d है। तो अब ये सीरीज पैरेलल वाला काम आ जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, कैसे, अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं अपन। ऊपर वाला पोर्शन में एक मीडियम है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1, नीचे वाले का मान लो C2। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन लगा रहे हैं C1 के लिए, ध्यान से देखना है बेटा। तो क्या लिखेंगे, a की जगह a/2, एरिया आधा है ना, एप्सिलॉन नॉट, के आ गया k और d आ गया d। बोलो बात सही। C2 की अगर बात करेंगे तो C2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a/2 एप्सिलॉन नॉट k/2 और d। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन 4d। अब ये दोनों पैरेलल में है क्या भाई, ध्यान से देखो, C1 और C2, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों पैरेलल में हो गए, तो C क्या लिखेंगे, C लिखेंगे C1 प्लस C2। क्या बन जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन 2d प्लस a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन 4d। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d। भाई 1/4 और 1/2 आ रहा है ना, इस तरह से। तो ये फायदा होगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप वैसे ही सॉल्व करके देख लेना इसको। जैसे हमने कहा कि ऊपर वाले पोर्शन में एक हो गया, नीचे वाले पोर्शन के भी 2 पार्ट कर दिए। ये लो, अब इसको मान लो k, इसको मान लो k/2। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, आप ट्राई करना इसको। k/4, ये हो गया हमारा d/2, ये हो गया हमारा d/2, समझ रहे हो। ये हो गया एरिया a/2, ये हो गया एरिया a/2, 3 हो गए ना। तो अब करोगे क्या, सोचो आप खुद। एक ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, इन दोनों को सीरीज में कहोगे, फिर जो मिलेगा वो इसके पैरेलल में, यही तो करोगे। इसको आप अपने लेवल पर एक बार सॉल्व करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है।
तो ये जितनी भी वैरायटी अभी अपन ने डिस्कस की वो सारी की सारी समझ में आ रही हैं अच्छे तरीके से, पक्के से ना, अच्छी तरह से देख लेना, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अपन आगे चलते हैं। एक वैरायटी क्या बनती है, एक वैरायटी ये बनती है कि साहब हमारे पास में लिक्विड की ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी सी बूंदें हैं लिक्विड की, बहुत छोटी छोटी सी ड्रॉप्स हैं, ठीक है, इस तरह से ये ड्रॉप्स हैं, इन सबको मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई जा रही है, ठीक है। ये सारी जो छोटी छोटी ड्रॉप हैं ये सब एक जैसी हैं, एक ही लिक्विड की है, एक जैसा रेडियस है। मान लो n ड्रॉप्स हैं, एक का रेडियस स्मॉल r है, उस पर चार्ज स्मॉल q है। अब जो हमने बड़ी ड्रॉप बना दी उसका रेडियस कैपिटल r है, उस पर चार्ज कैपिटल q है। मान लो छोटी वाली एक ड्रॉप का पोटेंशियल v है, बड़ी ड्रॉप का v डैश है। आ रही मेरी बात समझ में? कैपेसिटेंस यहां पर मान लो एक ड्रॉप का c है, बड़ी ड्रॉप का c डैश है। किस तरह से क्वेश्चन बनेगा वो समझ लो। हमको क्या है कि क्वेश्चन में है ना नंबर ऑफ ड्रॉप्स बताया जाएगा कि कितनी ड्रॉप्स हैं। फिर जैसे हमको एक ड्रॉप का रेडियस दे देंगे तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस मतलब कैपिटल आर चाहिए स्मॉल आर की फॉर्म में, चार्ज पूछ लेंगे बड़ी ड्रॉप का स्मॉल क्यू की फॉर्म में, ऐसे ही वी डैश वी की फॉर्म में, सी डैश सी की फॉर्म में, ये सारा काम, ठीक है। तो अब इस तरीके की चीज़ों को कैसे डील करना है, कैसे इनको सॉल्व करना है, बेसिक फंडा समझ लो क्या है। सबसे पहली चीज़ हम क्या सोचेंगे बेटा कि इन सारी ड्रॉप्स का जो टोटल मास होगा उतना ही इस बड़ी ड्रॉप का भी होगा, टोटल मास तो उतना ही रहेगा। दूसरी बात, जिस लिक्विड की ये सारी ड्रॉप्स बनी हुई हैं उसी लिक्विड की ये बड़ी ड्रॉप बनी है तो डेंसिटी भी वही रहेगी। अब टोटल मास उतना ही रहना है, डेंसिटी वही रहनी है, इसका मतलब वॉल्यूम उतना ही रहना है। छोटी छोटी ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम लिख लो, एक का कितना लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, एन का टोटल कितना हो गया ये, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। ये बोलो बात क्लियर है क्या? ये चीज हो गई कैंसिल, ये लो, तो R इक्वल्स टू आर एन रेज टू पावर 1/3, ये तो रेडियस वाली बात आ गई, ठीक है। चार्ज की अगर अपन बात करें तो टोटल चार्ज तो कंजर्व रहना है, तो बड़ी ड्रॉप का चार्ज कितना लिखेंगे, एक छोटी ड्रॉप का क्यू है, एन ड्रॉप्स है, तो टोटल चार्ज ये आ गया। बोलो बात क्लियर है क्या? अच्छा, पोटेंशियल की अगर बात करें तो छोटी ड्रॉप के लिए पोटेंशियल कितना लिखेंगे, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, बड़ी के लिए लिखेंगे V डैश इक्वल्स टू के कैपिटल Q अपॉन आर, ठीक है साहब। तो हम लिख सकते हैं V डैश अपॉन V इक्वल्स टू Q अपॉन Q और R अपॉन R। बोलो बात क्लियर है क्या? तो ये कितना आ जाएगा NQ अपॉन Q, ठीक, और ये आ जाएगा n की पावर 1/3 R, R से R कैंसिल, Q से Q कैंसिल, ये आ गया n की पावर 2/3, तो V डैश कितना आ जाएगा n की पावर 2/3 इंटू V। बोलो बात क्लियर है क्या? ये बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल आ गया छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल की फॉर्म में। कैपेसिटेंस की भी बात कर लो, छोटी ड्रॉप के लिए बात करेंगे तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, बड़ी ड्रॉप के लिए बात करेंगे C डैश इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो C डैश अपॉन C, तो R अपॉन R, तो n की पावर 1/3 R से R गया कैंसिल, n की पावर 1/3 C। ये टोटल कैपेसिटेंस नहीं है, ध्यान रखना, एक छोटी ड्रॉप की कैपेसिटेंस है, तो C डैश इक्वल्स टू आ जाएगा। तो इस तरह से अपन रिलेशन बना करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई अच्छे तरीके से ढंग से? एक वैरायटी और आ रही है दिमाग में, वो डिस्कस कर लेते हैं। हमसे ये कहा कि हमको एक कैपेसिटर चाहिए 16 माइक्रोफैरेड 1000 वोल्ट का, और हमारे पास में जो अवेलेबल है वो 8 माइक्रोफैरेड और 250 वोल्ट के, जितने चाहो उतने, मतलब ये है हमारे पास अवेलेबल और ये है हमारी रिक्वायरमेंट। हमसे ये कहा कि 8 माइक्रोफैरेड और 250 वोल्ट के खूब सारे कैपेसिटर हमारे पास हैं,
लेकिन हमको 16 माइक्रोफेरेड और 1000 वोल्ट का एक कैपेसिटर बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मिनिमम अपन को इस तरह के कितने कैपेसिटर चाहिए जिससे ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाए। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है समझ लें एक बार अच्छी तरह से। सबसे पहले जो पोटेंशियल वाली रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करो। हमने कहा यार हमारे पास में जो एक कैपेसिटर है वो 250 वोल्ट का है, मतलब इतना पोटेंशियल बियर कर सकता है, और हमको 1000 वोल्ट चाहिए। तो हमने कहा कि यार एक काम करो, अगर दो कैपेसिटर हम सीरीज में लगा देंगे तो 250 मिलकर के 500 वोल्ट तो ये बियर कर लेंगे। इसका मतलब हमें ऐसे कितने चाहिए बेटा एक लाइन में? 4। 250 वोल्ट ये बियर कर लेगा, 250 ये हो गया 1000 वोल्ट। लेकिन अब ये 8 माइक्रोफेरेड का, ये सारे ही 8 माइक्रोफेरेड के, तो अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड और 1000 वोल्ट का पोटेंशियल। मतलब एक लाइन में अगर मैं 4 कैपेसिटर इस तरह से लगा दूं तो मेरे पास में ये चीज तैयार हो गई। अब मेरी फाइनल रिक्वायरमेंट ये है, तो मैं कहूंगा यार 1000 वोल्ट वाला तो काम हो गया, कैपेसिटेंस तो लेकिन मेरे पास में 2 माइक्रोफेरेड है, कि मेरे को 16 माइक्रोफेरेड चाहिए। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि यार मैं ऐसी ही एक लाइन अगर और बनाऊं, समझना बात को ध्यान से, और इनको पैरेलल में लगा दूं तो ये भी क्या बन जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड 1000 वोल्ट। अब पूरा मिलकर के, ये पूरा मिलकर के कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, तो 4 माइक्रोफेरेड 1000 वोल्ट बढ़ती जा रही कैपेसिटी। तो अब 2 माइक्रोफेरेड के हिसाब से 16 माइक्रोफेरेड पर पहुंचना है तो कितनी लाइन लगानी है? ऐसी 8। मेरी बात समझ में आई? पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन, छठी लाइन हो गई, सातवीं लाइन हो गई, 8 लगा देंगे ऐसे। तो क्या टोटल 16 माइक्रोफेरेड हो जाएगा काम और 1000 वोल्ट हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। एक में कितने हैं? 4, ऐसे कितनी? 8। तो टोटल कैपेसिटर कितने आ गए? मिनिमम 32। ये हमारा आंसर। तो पहले वोल्टेज वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर लो, फिर कैपेसिटेंस के लिए देख लो कि कितनी लाइन ऐसी हैं जो पैरेलल में अपन को कनेक्ट करनी है, और टोटल कैपेसिटेंस उतनी बना दो। तो एक लाइन में 4 लगाने हैं, ऐसी हमको 8 लाइन लगानी है, तो 8 चौक 32, मतलब 32 कैपेसिटर अपन को लगाने होंगे। बोलो ये बात समझ में आई? तो ये कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बस इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम बन ही नहीं सकती, लेकिन ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जनरली पूछी जाने वाली प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को, कुछ वैरायटीज़ को बेटा मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप इनको अच्छी तरह से देखना, समझना, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात आपसे करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।